हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है ना। ये वो चैप्टर है जिसका ज्यादातर बच्चे बेसब्री से क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो बच्चों का यही होता है कि सर रिप्रोडक्शन आखिरकार करते क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रिप्रोडक्शन होता है उसके करने के कुछ रीजंस होते हैं, उसके होने के कुछ रीजंस होते हैं। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि जो स्पीसीज है ताकि जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जा सके। क्या मेंटेन किया जा सके? स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जा सके। स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का मतलब क्या है सर? होता क्या है, मान लो हम ही लोग हैं, तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो होगा क्या, एक एज के बाद हम लोग बुढ़े होंगे, और जब हम एक एज के बाद बुढ़े होंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो जब हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो होगी नहीं, तो हमारी फिर आने वाली जो पॉपुलेशन होगी, जो भी स्पीसीज होगी, वो क्या होगी, लुप्त हो जाएगी। तो अगर आप अपनी स्पीसीज को आगे आने वाले टाइम पे भी कंटिन्यू रखना चाहते हो, ठीक है ना, अर्थ पे वो बनी रहे, आपकी पॉपुलेशन भी अर्थ पे बनी रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन की वजह से जो स्पीसीज है वो क्या रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। रिप्रोडक्शन की हेल्प से, ये ऊपर वाले का ही जवाब है, रिप्रोडक्शन की हेल्प से आप पॉपुलेशन को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, सर रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रोजेनी में या अपने आने वाली जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है ना, पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होंगे वो ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स, कैरेक्टर। ट्रांसफर करेंगे कैरेक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपको ये 3 पॉइंट्स आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख के आना है। पहला, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को क्या करना है, मेंटेन करने के लिए। पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और पेरेंट्स के अंदर या हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है उसे आने वाली प्रोजेनी में, आने वाली जनरेशन में क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सबसे पहली चीज हो गई, ये पहला क्वेश्चन हो गया सीबीएसई का कि आखिरकार रिप्रोडक्शन करते क्यों है। सेकंड क्वेश्चन, कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस के फॉर्म में कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है। देखिए सर, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ हल्का सा। तो 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, 2 तरीके का। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको डिफरेंस ही बता देता हूँ स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको इरेज कर देता हूँ। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप ये ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 पेरेंट्स। वो भी जो सेक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट। तब आपके 2 पेरेंट्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो सिंपल आप ध्यान रखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक, और एक तरफ मैं क्या लिख दे रहा हूँ, असेक्सुअल। इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो फिर तो और अच्छे तरीके से डिफरेंस आएगा ही। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे सर, 2 पेरेंट्स इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। और यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। आप देखो, जब मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करूंगा तो आप देखोगे कोई सिंगल पेरेंट्स होगा, सिंगल सेल्स होगा, उसी से नया जो ऑफस्प्रिंग होगा, नया जो सेल है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात यही है कि इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और वो जो दोनों पेरेंट्स होंगे वो अपोजिट सेक्स के होंगे। एक मेल होगा, दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है। सेकंड चीज, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेल का भी कैरेक्टर आता है, फीमेल का भी कैरेक्टर आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, बच्चे में क्या करते हैं, पास आउट करते हैं।
तो पेरेंट्स के तो बच्चे के अंदर कैरेक्टर आते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स के अंदर नहीं होते हैं। उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास बात ही यही है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जैसे जो पेरेंट्स है, जब भी आप अपने आप को अपने पेरेंट्स से मैच करोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत हद तक अपने पेरेंट्स से मैच करोगे, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आपके पेरेंट्स के अंदर नहीं है, मैच ही नहीं होगा। तो वही कैरेक्टर क्या है? वेरिएशन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, वो वेरिएशन आती है। क्या आती है? वेरिएशन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन होता है, जो क्या होता है, जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीफर होने का रीजन ही क्या होता है? वेरिएशन। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा एक्चुअल में वेरिएशन क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी है वेरिएशन आता है, लेकिन असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। ठीक। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हायर ऑर्गेनिज्म ने सेलेक्ट किया है। किसने सेलेक्ट किया है? हायर ऑर्गेनिज्म ने। हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे आपके हायर प्लांट हो गए, आप देखोगे जो आपके बड़े प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिनमें फ्रूट एंड फ्लावर होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो आपके हायर एनिमल हैं, हायर एनिमल जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब हायर एनिमल्स में आते हैं। तो हायर प्लांट, हायर एनिमल्स में जो बहुत ज्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्या किया है? सेलेक्ट किया है। लेकिन जो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है, कौन से ऑर्गेनिज्म? लोअर ऑर्गेनिज्म। और लोअर ऑर्गेनिज्म में भी मेनली कौन? जो इनवर्टिब्रेट है। कौन से ऑर्गेनिज्म? इनवर्टिब्रेट हैं, ठीक है, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन्होंने इस रिप्रोडक्शन को क्या किया है? सेलेक्ट किया है। जैसे आपका अमीबा हो गया, अमीबा तो सिंगल सेल का बना होता है। आपका जो पैरामीशियम हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, इन सब के अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो असेक्सुअल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? असेक्सुअल। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मेल स्पर्म बनाएगा और जो फीमेल होगा वो क्या बनाएगी? एग बनाएगी। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, ठीक है। और अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, जब यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स है तो यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। गैमेट का जो फ्यूजन है, ठीक है ना, वो नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे आपको मैं बताऊं, गैमेट का फ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपके लेवल पे इतना ध्यान रखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो आप ये बोलोगे कि गैमेट बनेगा ही नहीं, और अगर बन भी रहा है तो गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। कुछ जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे गैमेट्स बनते हैं, सिंगल जो पेरेंट है वही गैमेट्स आपका बना रहा है और वो फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए उसको हम लोग किस में डालते हैं? असेक्सुअल में डालते हैं। बहुत ज्यादा आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना है, वो हायर क्लासेस में आता है। आपके लेवल पे कभी क्वेश्चन आता है कि सर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिंपल लिखना है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कितने? 2 पेरेंट्स। असेक्सुअल में कितने इन्वॉल्व होंगे? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और सबसे खास बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें वेरिएशन होता है और यहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उन्होंने सेलेक्ट किया है, उनमें पाया जाता है। और जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है, तो इस वजह से यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। और आप यहाँ पर ध्यान रखना, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सेक्सुअल और क्या हो गया? आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो 2 तरीके का क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? वेरिएशन की। कि सर वेरिएशन होता क्या है, पहले आप ये समझिए। ठीक है सर, व्हाट इज द वेरिएशन? स्टूडेंट्स, आप समझे वेरिएशन होता क्या है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जब भी प्रोजेनी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। प्रोजेनी मतलब जो बेबी है, जो भी प्रोड्यूस होगा, उसको हम ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी, आप कुछ भी बोल सकते हो बच्चे को।
तो बच्चे को अगर आप देखोगे तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर उसके मम्मी पापा से मैच करते होंगे, उसके पेरेंट्स से मैच करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो पेरेंट्स से मैच नहीं करते होंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है। अब होता क्या है कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन बनता है। पहले बात तो पता होना चाहिए व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन को अगर आपको लिखना है तो आपको सिंपल लिखना है कि सर जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, वो डी सिमिलरिटी होती है। डी सिमिलैरिटी, डी सिमिलैरिटी बिटवीन, डी सिमिलैरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। जो पेरेंट्स हैं और जो ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है ना, या इन्हें प्रोजेनी भी आप बोल सकते हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएशन। तो ये आपकी वेरिएशन की डेफिनेशन आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि सर वेरिएशन क्या है, तो डी सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलरिटी भी लाता है और डी सिमिलरिटी भी लाता है, और जो डी सिमिलरिटी लाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जरूरी क्यों है, देखो वेरिएशन इसलिए जरूरी है, ये जो वेरिएशन होता है ना, ये बहुत यूजफुल है जो स्पीसीज है उसके सरवाइव करने में। ठीक है, ओवर द टाइम। मतलब कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है, कैसा कंडीशन होता है, अनफेवरेबल जो कंडीशंस होते हैं, कैसे कंडीशंस होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल का मतलब ऐसे कंडीशन जिसमें स्पीसीज को सरवाइव करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, नॉर्मल स्पीसीज सरवाइव नहीं कर सकती है। तो ये जो वेरिएशंस होंगे, ये जो जीन या डीएनए होगा उसको सरवाइव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल इन क्या, अनफेवरेबल कंडीशन। कौन से कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब आप कहोगे सर कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, समझ। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मच्छर है, आपने ऑल आउट का एग्जांपल तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और शुरुआत में जब ऑल आउट आया था, तो ऑल आउट को जब शुरुआत में यूज करते थे हम लोग, तो बहुत सारे जो मच्छर होते थे ऐसे हवा में चल रहे हैं बिल्कुल, और ऑल आउट के धुएं के कांटेक्ट में आ गए और फिर वो क्या होते थे, नीचे गिर जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि उनमें से कुछ ऐसे मच्छर थे जो ऑल आउट का जो धुआं है उन पे असर ही नहीं कर रहा था। तो मैक्सिमम जो मच्छर थे वो क्या हो गए, वो डेथ हो गए, वो मर गए। लेकिन जो मच्छर ऐसे थे जिनको ऑल आउट का धुआं असर ही नहीं कर रहा था, इसका मतलब उनके अंदर ऐसे डीएनए या ऐसे जीन्स हैं, ऐसे वेरिएशंस हैं जो उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, उस कंडीशन में भी सर्वाइव करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब वही बचेगा तो वही रिप्रोड्यूस करेगा, और जब वो बच्चे अपने पैदा करेगा, नए मच्छर पैदा करेगा, तो वो जो मच्छर होंगे उनके अंदर बाप वाले कैरेक्टर तो जाएंगे ही, पेरेंट्स वाले तो कैरेक्टर जाएंगे ही, तो वो जो मच्छर होंगे उनमें भी ऑल आउट का कोई असर नहीं होगा। यही रीजन है, अगर आज के टाइम में देखोगे जो ऑल आउट है, जो मोर्टीन है, वो उतनी कारगर नहीं है। और हर साल इंजीनियर्स क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं ऑल आउट के अंदर, मोर्टीन के अंदर, ताकि वो और इफेक्टिव बनी रहे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो सरवाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब किसमें कौन सा वेरिएशन है वो आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो आपको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, हार्मफुल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको वेरिएशन समझ में आ गया होगा। अगर वेरिएशन पूछे तो उसकी डेफिनेशन ये रही, और अगर पूछे कि सिग्निफिकेंस बताइए वेरिएशन का, तो आपको सिर्फ यही पॉइंट लिखना है, वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन। और अगर आपको एक और लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो, लेकिन मेन ये पॉइंट है आपका। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं तो समझाने के लिए आपको इतना बता दूं, आपको सिंपल एग्जाम में जैसे लिखना होता है आप वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, वेरिएशन के भी बारे में अब हमने क्या कर ली है, बात कर ली है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अब हम जो बात करने जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, और एक एक को हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सर जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें न्यू जनरेशन क्रिएट होती है, मतलब न्यू प्रोजेनी, न्यू सेल बनेगी। ठीक है, फ्रॉम ए सिंगल क्या पेरेंट,
यही खास बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट होंगे वो क्या होंगे, सिंगल ही होंगे, क्या होंगे, सिंगल होंगे। इसके बाद इट टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होगा, और आपके कुछ प्लांट्स हैं उनमें होगा, आपके कुछ मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक स्पंज हाइड्रा उनमें भी होगा। तो जनरली आप देखोगे यूनिसेलुलर कुछ प्लांट्स हैं, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पंज एंड हाइड्रा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं में पाया जाता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना इट इज एब्सेंट इन हायर इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट। मैंने आपको बताया था जो वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो हायर इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, जैसे वर्टिब्रेट पोरीफेरा से स्टार्ट होता है, आप 11th में आओगे तो फाइलम के बारे में पढ़ोगे, पहले 9th क्लास में भी था, पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब लोअर हैं, उनमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन जब आप हायर पे जाओगे, जैसे आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट आते हैं, एनेलिडा जिसमें केचुआ आता है, ठीक है, तो ये जो हैं आपके हायर हैं, क्या है, हायर इनवर्टिब्रेट, वहां पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल नहीं पाया जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे पहला फीजन, इसके बारे में बताऊंगा आपको, आपके बुक में भी है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्ट एंड द लीस्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। इनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके मैं अब आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको फीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे हम बात करते हैं फिजन के बारे में, फिजन का मतलब होता क्या है आप ये समझो। इसमें क्या होता है, जो एक सेल होगी वो डिवाइड होगी और दो सेल बना देगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, इसी को हम फिजन बोलते हैं। एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, फिजन। दो भी बना सकती है, दो से ज्यादा भी बना सकती है। अगर दो बना रही है तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, और अगर एक सेल डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बना रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सिंपल बाइनरी फिजन। क्या आता है, सिंपल बाइनरी फिजन। नाम से ही पता लग रहा है, बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मतलब कितना होता है, टू होता है। तो आप ध्यान रखना, जो अमीबा होता है वहां पर ना जो फिजन होता है, जो सेल का डिवीजन होता है किसी भी प्लेन से हो जाता है, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल भी बोल देते हैं या इरेगुलर बाइनरी फिजन भी बोल देते हैं। मतलब कहीं से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पर्टिकुलर मतलब लेंथ से होगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी हो जाता है। दैट्स व्हाई इरेगुलर बोलते हैं। डिवीजन कैन अकर थ्रू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी एक्सिस से हो सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। जब भी बाइनरी फिजन की बात आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अमीबा आना चाहिए। लेकिन अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो बिल्कुल सिंपल है, इरेगुलर है। जैसे आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डायग्राम को, तो जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये अमीबा है। क्या है ये, अमीबा। अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये अमीबा के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के जो आसपास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब आप देखो ध्यान से, अगर इसी डायग्राम को देखो तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देखे सर, न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस खिंच रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पर अब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म। और ये दोनों सेल क्या हो गई, अलग हो गई। ये रही एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये रही दूसरी सेल जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो एक सेल से दो सेल बन गई जिन्हें हम लोग डॉटर सेल्स बोल रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके बाइनरी फिजन के भी और भी टाइप होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे सीधा कटेगा। आप देखिए सर, जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा और एक सेल से दो सेल बनेंगे। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। क्या एग्जांपल है, यूग्लिना। और एक और है लीशमेनिया, जो कि एक बीमारी कॉज करता है, काला अजहर। ये एनसीईआरटी में है 10th क्लास की, ठीक है, इसको देख लो। अगर आपसे पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है तो आपको टिक लगाना है लीशमेनिया।
आपसे पूछा जाए काला अजहर किसकी वजह से होता है, तो लीशमैनिया। आप देखें सर, यहाँ पर ये इन्होंने पूरा का पूरा क्या कर रखा है, बना रखा है, ठीक, ये इसका फ्लैजिला है। जैसे हमारे हाथ पैर नहीं होते, हम अपने पैर की हेल्प से चलते हैं, वैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल फर्रो बन रहा है, ठीक है, यहाँ दबाव प्रेशर बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर दबाव बन रहा है और प्रेशर बन रहा है। तो धीरे धीरे आप देखो आधा साइटोप्लाज्म इधर डिवाइड हो गया, आधा इधर डिवाइड हो गया, और न्यूक्लियस भी क्या हो गया, आधा आधा डिवाइड हो गया। तो न्यूक्लियस इधर चला गया और इधर चल गया। न्यूक्लियस अपनी कॉपी बनाता है, 2 कॉपी बनाएगा, ठीक है ना। और जब कॉपी बनाता है तो न्यूक्लियस जब 2 अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए जब अपनी 2 कॉपी बनाता है, तो कॉपी बनाते हुए एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाता है, हल्का फुल्का उसमें चेंज हो जाता है, उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखना, जो सेल है वो बिल्कुल ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रही है, आधा साइटोप्लाज्म इसमें आधा इसमें। न्यूक्लियस अपनी 2 कॉपी बनाई थी, एक ये ले गया एक ये ले गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको देखिए ट्रांसवर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स। क्या होता है ट्रांसवर्स, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स जो होता है ना, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस में क्या होगा, डिवाइड होगा, और एक सेल से 2 सेल बन रहा है, डेट इज वाइज क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन बोल रहे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। आपके एनसीईआरटी में बेस्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, पैरामीशियम। आप और भी एग्जांपल याद कर सकते हो, डायटम्स, बैक्टीरिया, बट आप पैरामीशियम ध्यान रखिए, आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, पैरामीशियम दे रखा है। अब कुछ के दिमाग में होगा सर ये डायटम्स क्या है, क्लास 11th में आओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे वहां पर, ठीक है। क्राइसोफाइट्स एक क्लास होता है, ठीक है ना, एक प्रकार की एल्गी होती है, गोल्डन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, प्लांट के उसमें टाइप में आप समझो, बट आप इतना ध्यान रखो पैरामीशियम के बारे में, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो आपका पैरामीशियम है ये कैसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे, ठीक है। तो जब ये ऐसे डिवाइड होगा तो 2 सेल्स में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स फिजन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। जो मल्टीपल फिजन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बाइनरी फिजन बताया, तो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है, लेकिन जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ऐसे में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन होता क्या है, पहले आप ये समझिए सर, होता क्या है कि जैसे मान लो कोई सेल है, ठीक है, तो ये आपका सेल है और ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। मैं सेल के अंदर ये क्या बना ले रहा हूँ, न्यूक्लियस बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो अमीबा है ये तालाब में पाया जा रहा है, और तालाब का पानी धीरे धीरे क्या कर रहा है, सूख रहा है। तो जब तालाब का पानी धीरे धीरे सूखेगा तो अमीबा के लिए कैसी कंडीशन आने लगेगी, थोड़ी अनफेवरेबल कंडीशन आने लगेगी। कैसी कंडीशन आने लगेगी स्टूडेंट्स, अनफेवरेबल कंडीशन आने लगेगी। तो जो अमीबा है बाहर कुछ लेयर सीक्रेट करेगा, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट, ठीक है। बाहर कुछ लेयर सीक्रेट करेगा, जिस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। स्टूडेंट जो सिस्ट होता है ना, ये अमीबा को जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, जो सूखे की कंडीशन होती है, उससे क्या करेगा, बचाएगा, हीट से बचाएगा। फिर ये जो आपका मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो खूब सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। खूब सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्या कर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जैसे ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो फिर ये इन सभी न्यूक्लियस को थोड़ा थोड़ा क्या मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्या मिल जाएगा इनको, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। तो आप देखो एक ही सेल है और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस और यहाँ पर क्या आ गया, साइटोप्लाज्म। तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, डॉटर सेल्स बन रहे हैं। और इन डॉटर सेल्स को ही हम क्या बोल देते हैं, अमीबी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अमीबी बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बारिश होगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो आप ये ध्यान रखना, ये जो सिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सिस्ट है वो क्या होगा, टूटेगा। और जैसे ही ये सिस्ट टूटेगा ये सारे क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो एक सेल से बहुत सारे आपके क्या हो रहे हैं, डॉटर सेल्स बन रहे हैं,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। आप नॉर्मल ध्यान रखो, मल्टीपल जो फिजन होता है कभी भी फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है, और मल्टीपल फिजन होता किसमें है, प्लाज्मोडियम में। किसमें होगा, प्लाज्मोडियम में। तो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड करते हैं मैनी डॉटर सेल्स में, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल फिजन में जो बॉडी होती है डिवाइड होती है और बहुत सारे डॉटर सेल्स क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ये पाया किस में जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट देखते हैं, तो फिजन है, उस टॉपिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिया गया है। फिजन के बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। थोड़ा फ्रेगमेंटेशन को आप ध्यान से समझना, फ्रेगमेंटेशन क्या है क्या नहीं है। स्टूडेंट होता क्या है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है, पहले तो आप ये समझो ये पाया किस में जाता है। जैसे आपने देखा बाइनरी फिजन किस में है, अमीबा में है, पैरामीशियम के अंदर है, मल्टीपल फिजन किस में है, प्लाज्मोडियम के अंदर है। तो इसी तरीके से जो फ्रेगमेंटेशन होता है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली में जो आपके एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, एल्गी, मतलब जो आपके ग्रीन फिलामेंटस जो प्लांट्स होते हैं, जो एल्गी है, और एल्गी में भी सबसे फेमस एल्गी स्पाइरोगायरा। ये जो स्पाइरोगायरा होती है फिलामेंटस होती है, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो जो एल्गी है और जो आपका फंजाई है और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये भी प्लांट्स ही होते हैं। ठीक, इन तीनों के अंदर पाया जाता है। अब मैं इसी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसी की तरह मैं एक और चीज अभी पढ़ाने वाला हूँ, रीजनरेशन। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है। तो नाम से ही पता लग रहा है फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एल्गी होगा या जो फंजाई होगा, जो ब्रायोफाइटा होगा, ठीक है, उसके क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, या वो किसी 2 या 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब वो 2-3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जैसे ये पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा है, 2 पार्ट्स में टूट गया, इसमें और इसमें, तो ये फिर क्या करेगा, पूरा का पूरा इंडिविजुअली ग्रो कर जाएगा और पूरा एक नया क्या बना देगा, प्लांट बना देगा, स्पाइरोगायरा बना देगा या फंजाई बना देगा, जो भी होगा वो चीज बना देगा। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए फंगस है, क्या है, ये इस तरीके से फंगस है, ठीक है। तो मान लो फंगस का ये छोटा सा हिस्सा क्या हो गया, टूट गया। अब ये छोटा सा हिस्सा टूट गया, अब ये हवा के थ्रू जाके कहीं और गिरेगा, तो ये जहां भी जाके गिरेगा तो वहां पर ये अच्छे से क्या करेगा, ग्रो होकर के और एक नया फंगस क्या कर देगा, बना देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जो भी एल्गी होगा, जो भी फंजाई होगा, जो भी ब्रायोफाइटा होगा, ठीक है, हवा हुआ चलने की वजह से, ठीक, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जो हर एक टुकड़ा होगा वो एक न्यू इंडिविजुअल में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप बॉडी। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी होती है वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ईच ऑफ विच, मतलब हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। फ्रेगमेंटेशन किसमें कॉमन होता है ये पता होना चाहिए, किसमें पाया जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, वो भी मल्टीसेलुलर में कौन से, एल्गी, फंजाई, और कौन हो जाएंगे आपके, ब्रायोफाइटा। तो स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेगमेंटेशन की तरह ही एक और चीज है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही एक और चीज है। एक आध तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। देखिए सर, जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा ब्रेक इनटू पीसेस। कह रहा है कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पाइरोगायरा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं टूट करके वो एक न्यू इंडिविजुअल में क्या कर रहे हैं, एक न्यू इंडिविजुअल में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, इन स्पाइरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। स्पाइरोगायरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो भी कौन सा होता है, तो इसने बोला है ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट्स। डिवीजन, देखो डिवीजन तो था ही नहीं, डिवीजन तो मैंने वर्ड कहीं बताया नहीं स्पाइरोगायरा में। और फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल ये बताया नहीं। ये बताया गया था कि वहां पर ब्रेकिंग होती है। क्या होती है, ब्रेकिंग, जो उसके फिलामेंट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और उन्हीं टुकड़ों से एक नए स्पाइरोगायरा क्या होते हैं, या नए इंडिविजुअल्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये आपको फ्रेगमेंटेशन से मैंने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी बात कर रहा था रीजनरेशन की। किसकी बात कर रहा था, रीजनरेशन। बच्चे रीजनरेशन
और फ्रेगमेंटेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सर, जो रीजनरेशन होता है ना, दो चीजें आप ये ध्यान रखना। पहली बात तो सर, जो रीजनरेशन होता है वो एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए होता है। और दूसरी चीज जो रीजनरेशन होती है वो एक्सीडेंटल होती है। कैसी होती है? एक्सीडेंटल होती है। ठीक है, एनिमल्स के लिए। और बेसिक दूसरी चीज क्या है? एक्सीडेंटल होती है। जैसे इसमें प्लेनेरिया है, आप क्या करो, प्लेनेरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालो, या किसी भी रीजन की वजह से प्लेनेरिया कट गया, तो प्लेनेरिया के जितने टुकड़े होंगे उतने टुकड़ों से वो नए प्लेनेरिया में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का है, जैसे आपने देखा होगा जो छिपकली है, जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो आपने देखा होगा जो छिपकली की पूंछ है वो अपने आप ही फिर से क्या कर जाती है? रीजनरेट कर जाती है। इसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टारफिश बोलते हैं। तो इसके 5 आर्म्स होते हैं, तो गलती से अगर कोई एक आर्म कट जाए, एक्सीडेंटली कोई प्रेडेटर खा ले या जो भी है, तो ये जो 5वां आर्म है या जो भी आर्म है ये फिर से क्या कर जाता है? रीजनरेट कर जाता है। तो इसी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीन्यूअल या रीस्टोरिंग, मतलब जो भी लॉस्ट पार्ट है, जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ क्या हुई? लॉस्ट हुई, तो उसको दोबारा रीस्टोर कर लिया, रीग्रोथ कर लिया। ठीक है ना? या पूरी की पूरी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनका मान लो ये छोटा सा टुकड़ा कटा, इससे पूरा का पूरा प्लेनेरिया क्या करता है? एक न्यू प्लेनेरिया बना देता है, तो पूरा का पूरा होल बॉडी ही बन जाए। तो ठीक है ना, फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट से, तो इसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। जो सिंपल एनिमल्स हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, आपका प्लेनेरिया हो गया, अगर इनको छोटे छोटे नंबर ऑफ पीसेस में आप कट कर दो, तो ये जो पीसेस होते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आप देखिए, तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछता है, इफ ए स्टार फिश इज कट इनटू पीसेस, कोई स्टार फिश है, अगर हम उसको काफी पीसेस में कट कर दें तो क्या होगा? तो आप ये ध्यान रखना, अगर स्टार फिश को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दोगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। सर अभी पढ़ के आए हम लोग, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? रीजनरेशन। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स अब आते हैं हम बडिंग पे। किस पे आते हैं? बडिंग पे। देखना बडिंग होती क्या है, पहले तो आप ये समझिए। सर ये हाइड्रा है, क्या बना रखा है मैंने यहाँ पर? हाइड्रा। मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू ज़्यादा बेटर से समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में बडिंग में होता क्या है ना? तो जैसे इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रा का डायग्राम है। तो होता क्या है? ये पेरेंट है, क्या है ये? पेरेंट्स है, मतलब हाइड्रा है ये। तो बडिंग में होता क्या है? आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने के अंदर वो जो गोल सी, जैसे ये इस तरीके का गन्ना होता है, आपने नोटिस किया होगा। तो गन्ने में कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसे कुछ आंख सी निकली हुई होती है। तो एक प्रकार का ये बडी तो है। ठीक है, तो अगर आप इसको गन्ने को ऐसे काट दो और क्या कर दो, जमीन में लगा दो, तो गन्ने का नया पेड़ उग जाता है। तो ये तो प्लांट में हो रहा है। इसी तरीके का कुछ यहाँ पर होने वाला है, हल्का सा प्रोसेस अलग है लेकिन कुछ सेम ही सेम है। देखना जरा, जैसे अगर आप, ये पेरेंट्स है, क्या है ये? पेरेंट्स है। तो स्टूडेंट्स जो इनके पेरेंट्स होते हैं, जैसे ये पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स की बॉडी पे एक छोटा सा ना बड डेवलप होने लगता है। क्या डेवलप होने लगता है? पेरेंट्स की बॉडी पे छोटा सा बड डेवलप होने लगता है। जैसे मैंने ये बनाया है, तो इसको मैं बड बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर यही जो बड होता है पेरेंट्स की बॉडी पे थोड़ा थोड़ा क्या करता है? ग्रो करता है ना? देखिए जैसे हाइड्रा होता है, उसी तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो बड होता है ये पेरेंट्स की बॉडी पे क्या करता है? थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगता है उसके, ठीक है ना, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होगा। और फिर कुछ टाइम के बाद ये जो है ये पेरेंट से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। मान लो ये पेरेंट है और ये जो बड है ये क्या हो गया? पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो गया। अब जब ये बड पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद ये ग्रो होगा और बिल्कुल पेरेंट की तरह ही क्या हो जाएगा? एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो जो बडिंग है ना, वो एक प्रकार का अनइक्वल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? अनइक्वल। अब में जो पेरेंट होता है उसकी बॉडी पे एक छोटा सा बड डेवलप होगा
और ये जो बड होगा बिल्कुल पेरेंट से मैच करेगा। बाद में बड डिटैच हो जाएगा पेरेंट से और एक न्यू इंडिविजुअल में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसी को हम बडिंग बोलते हैं। बडिंग जो है हाइड्रा में और यीस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हाइड्रा एंड यीस्ट में। देखिए सर, किसमें मिल रहा है बडिंग? हाइड्रा एंड यीस्ट में। देखिए फ्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए किसमें है? मल्टीसेलुलर। ठीक है। आउट ग्रोथ एनिमल, मतलब इनकी बॉडी से ही छोटा सा बड या एनिमल के फॉर्म में क्या करेगा? आउट ग्रोथ करेगा, स्मॉल बड निकलेगा जो कि धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करेगा और अल्टीमेटली उसके पास पेरेंट के क्या हो जाएंगे? कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है ना? किसके कैरेक्टर आ जाएंगे? पेरेंट्स के। तो इसी को बडिंग बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, क्या? हाइड्रा हो गया आपका। तो ये सब क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आपका बडिंग के थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं? अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन की। ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कि नॉर्मली फंजाई में होता है। मोस्टली जो कॉमन होता है, जो फंजाई होते हैं वो स्पोर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो फंगस क्या होता है पहले तो आप ये समझो। सर जो फंगस होता है ना, जब वो ग्रो करता है फंगस, तो वो इस तरीके से ग्रो करता है। ठीक है। बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह फंगस क्या करता है? ग्रो करता है। आपने देखा होगा जो फंगस होता है, अगर आपने कभी अचार के अंदर कभी देखा हो, वो जो व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है वो फंगस होता है, फफूंदी बोलते हैं उसे। तो फंगस जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो फंगस जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है तो इसकी एक जो ब्रांच होती है इसे बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। और बहुत सारे हाइफी मिल करके क्या बनाते हैं? माइसीलियम मिलके बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? माइसीलियम बनाते हैं। अब होता क्या है कि जब फंगस क्या करता है? ग्रो कर रहा होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए फंगस है, ये ग्रो कर रहे हैं। तो फंगस क्या करता है? यहाँ पर कुछ फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जैसे ये आप ये देख रहे होगे। तो इस एक ब्रांच को हम लोग हाइफी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइफी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नोब शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है ना? कैसे शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है? नोब शेप का क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी नोब शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर बहुत छोटे छोटे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे स्पोर्स। ठीक है। जैसे ही ये स्पोरेंजियम फटता है तो आप ये देखो, ये जो स्पोर्स होते हैं ये एयर में क्या हो जाएंगे? चारों तरफ डिस्पर्स हो जाएंगे। एयर में चारों तरफ क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे। और जैसे ही ये स्पोर कई नई जगह पे गिरते हैं, मान लीजिए स्पोर यहाँ पर गिरा, तो वहां पर गिरने के बाद, ठीक है, जैसे इसको फेवरेबल क्या मिलेगी? कंडीशन मिलेगी, फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, ह्यूमिडिटी, ये सब मिलेगी। तो वैसे ही इस स्पोर से एक नया फंगस क्या होने लगेगा? ग्रो होने लगेगा। ठीक है। और जब ग्रो होने लगेगा तो एक टाइम के बाद फिर से यही सेम प्रोसेस चलेगा। तो नॉर्मली स्पोर जो फॉर्मेशन होता है किसमें कॉमन पाया जाता है? फंगस के अंदर पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसमें पाया जाता है? फंगस के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सर, जैसे स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो स्पोर फॉर्मेशन है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एक ही पेरेंट तो इन्वॉल्व है। क्या है? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। तो किस में पाया जाता है ये भी पूछ लेता है। मोनेरा बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा में, और एल्गी में भी स्पोर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेनली आप ध्यान रखना आपको कहाँ मिलेगा स्पोर का फॉर्मेशन? ये आपको फंजाई में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? फंजाई में। तो ध्यान रखना स्पोर जो फॉर्मेशन होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी में है, लेकिन मेन क्या है आपका? फंजाई में स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब स्पोर क्या होता है? स्पोर जो होते हैं माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं, थिन और थिक वॉल्ड होते हैं। उनके ऊपर काफी थिक वॉल्ड होती है, प्रोपेग्यूल्स होते हैं और ये रिलीज्ड होते हैं फ्रॉम पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। जनरली जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स होंगे। ठीक है। डिस्पर्सिव मतलब जो एयर में क्या हो? फैले और एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो डिस्पर्सिव होते हैं नेचर में। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन को झेलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, स्पोर जो होता है ना उसके ऊपर काफी थिक लेयर होती है, थिक वॉल होती है, जो स्पोर को क्या करती है? हाई टेम्परेचर से बचाती है। और आपका जो हीट है, जो सूखा है, मतलब जितने भी अनफेवरेबल कंडीशन है
उससे जो है स्पोर क्या करता है, बचाता है फंजाई को। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उस स्पोर से एक नया फंगस क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो ध्यान रखना, स्पोर जो होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशन से भी क्या करता है, बचा लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है ना, खड़ा रहता है ये। ड्राइनेस से बचा लेगा, एक्सट्रीम हीट से बचा लेगा, कोल्ड से बचा लेगा, ठीक है सर, इससे बचा लेगा, कोल्ड से बचा लेगा। इसके बाद नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया ही हुआ है, आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो जो स्पोरेंजियम होता है, बिल्कुल बल्ब या नोब शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बल्ब या नोब शेप का स्ट्रक्चर होता है, गोल सा। और इसी के अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या हैं, स्पोर्स हैं। स्पोरेंजियम फटेगा तो इसके अंदर से स्पोर्स एयर में डिस्पर्स होगा, चारों तरफ इधर उधर जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्सिव होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्पर्सिव, ये फैलते भी हैं। स्पोर्स जो है, फंगस जो है, पूरे के पूरे हमारे एयर में है, ठीक है। फंगस जो है पूरा के पूरा हमारे क्या है, एयर्स में होते हैं। तो जहां भी गिरेगा, जहां भी इसे फूड मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, प्रॉपर सूटेबल कंडीशंस मिलेगी, ये जो स्पोर्स होंगे नए फंगस में क्या कर जाएंगे स्टूडेंट्स, ग्रो कर जाएंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन में आपको कुछ ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है, स्पोर फॉर्मेशन किस में पाया जाता है, मोनेरा में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में पाया जाता है, और मेनली फंजाई के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फंजाई में। जब भी फंजाई ग्रो करती है तो फंजाई में जो एक ब्रांच होती है, उस एक ब्रांच को हाइफी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ब्रांच है, इसे हाइफी बोलते हैं। और बहुत सारे हाइफी मिलकर के क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइसीलियम। इसी माइसीलियम के ऊपर आपका, ठीक है ना, ये जो फंगस होगा वो क्या करेगा, आपका फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी। और इसी फ्रूटिंग बॉडी में एक नोब या बल्ब शेप का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम में ही बहुत छोटे छोटे क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। जब स्पोरेंजियम फटेगा, ये स्पोर्स एयर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और जमीन पे या कहीं भी जब गिरेगा जहां पर सूटेबल कंडीशन होगी, एक नया फंगस क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए सर, सुनिए, अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या, समझिए। सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये भी एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन नाम से ही पता लग रहा है वेजिटेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो प्लांट्स के अंदर होगा। किसमें होगा, प्लांट्स के अंदर। तो होता क्या है, जो प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं, प्लांट के जो रूट होते हैं, प्लांट के जो लीफ होते हैं, प्लांट में बड होता है, प्लांट में आई होता है, तो उसको अगर आप काट करके जमीन में लगा दो तो उससे एक नया प्लांट क्या होता है, बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये है क्या और किस तरीके से है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इसी डायग्राम को देखिए, जैसे ये स्टेम है, ये आलू, पोटैटो, सबको पता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, पोटैटो है। तो वो पोटैटो में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा ये बड है। क्या है ये, बड है। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इस तरीके से बड है। तो एक आलू है ये, और आलू के अंदर ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टूडेंट्स क्या हैं, बड हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें खेत में आलू लगाना होता है तो हम लोग, ये प्लांट ही तो है, प्लांट का पार्ट ही तो है, ठीक है ना, प्लांट का क्या है, पार्ट ही है। और आपको पता होगा ये स्टेम होता है। क्या होता है, स्टेम जमीन के अंदर पाया जाता है, बट ये स्टेम है क्योंकि इसमें नोड होता है। क्या होता है, इसमें नोड होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से काटेंगे, ठीक, और इसको काटने के बाद क्या कर देंगे, सॉइल में लगा देंगे। अब जब इसको सॉइल में लगा देंगे तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, पोटैटो का एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोटैटो का एक नया प्लांट, और खूब सारे उसमें पोटैटो आएंगे। इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे और इसको सॉइल में लगा देंगे, और इससे भी एक नया प्लांट बन जाएगा। ये जो बचेगा इसको भी सॉइल में लगा देंगे। तो ऐसे करके क्या होता है कि एक पोटैटो के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आई बड होते हैं। तो जहां जहां होते हैं उसको हम काट करके सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो एक नया प्लांट क्या होता है, बन जाता है। तो प्लांट का जो रूट है, जो स्टेम है, जो लीफ है, अगर उसी से एक नया प्लांट बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब आप इसी को देखिए, जैसे अगर हम इसको देखें, ये ब्रायोफाइलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में प्रॉपर इसका डायग्राम बना हुआ है। ब्रायोफाइलम का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो लीव्स होती हैं,
तो उसकी लीफ पे क्या होती है कि ये इस तरीके से छोटी छोटी क्या होती हैं, लीफ आना स्टार्ट हो जाती है लीफ के ऊपर ही, ठीक है। और इन लीफ में छोटे छोटे क्या होते हैं, रूट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैसी ये लीफ जमीन पे गिरती है और ये जो है आपके जो इसमें छोटे छोटे आपके बन रहे हैं लीफ, लीफ पे जो छोटे छोटे एडवेंटेटियस लीफ बोलते हैं जो ग्रो कर रहे हैं इसमें, तो जैसे ही ये यहाँ पर क्या करती है, गिरती है जमीन में, और ये लीफ जैसी सॉइल के कांटेक्ट में आती है, किसके कांटेक्ट में आती है, सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आती है, रूट तो है ये इसमें, और यहाँ पर खूब सारे क्या है आपके लीफ है दो चार, तो स्टेम बन गया ऊपर वाला, और ये क्या है आपका रूट है। तो जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो ये एक नए प्लांट के फॉर्म में आ जाता है, किसमें आ जाता है, नए प्लांट। ये क्या है, इसका रूट है, क्या है, रूट, और ये ऊपर वाला क्या है, स्टेम है, यंग प्लांट है। तो जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो रूट्स है, ये जो रूट्स हैं सॉइल को क्या करेंगी, पेनिट्रेट कर देंगी, और वहां से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेंगी, और ये धीरे धीरे स्टेम क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो आप देखो जो ब्रायोफाइलम है, क्या है, ब्रायोफाइलम, उसका जो लीफ है उससे एक नया प्लांट क्या हो जा रहा है, डेवलप हो जा रहा है। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। और क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जो पेरेंट्स और जो डॉटर होगा या जो प्रोजेनी होगा, क्या उनमें कोई वेरिएशन होगा, नहीं होगा, वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अब हल्का सा मैं रीड कर देता हूं, आप इसको एग्जाम में लिखोगे कैसे, देखिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव क्या है, प्रोपेगेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है फ्रॉम स्टेम, प्लांट जो है अपने स्टेम से, अपने रूट से, अपने लीफ से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एक नया प्लांट क्या करता है, बनाता है। इट इज फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन एक प्रकार का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल, एक ही प्लांट इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, और इसमें जो नया प्लांट आता है वो जो पुराना प्लांट होता है उसके बिल्कुल कैसा होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है। इसमें आ जाएगा बनाना, ऑरेंज, रोज, आपने देखा होगा जो रोज होता है उसकी कलम काट देते हैं, एक उसका स्टेम काटते हैं, गमले में लगाते हैं, फिर नया रोज का प्लांट बन जाता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इन दीज मेथड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल किसे बोल रहे हैं, समझदार, प्लांट का वो पार्ट जिससे एक नया प्लांट बन जाएगा। जैसे आपने अभी देखा जब मैं आलू को यहाँ पर क्या कर रहा था, कट कर रहा था, जैसे ये रहा, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये कौन सा पार्ट है पूरा, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, मतलब जिस पार्ट से नया प्लांट बन जाए, ठीक। सोमेटिक पार्ट किसे बोल रहे हैं, देखो फ्लावर को छोड़ के प्लांट में बाकी जो भी होता है उसको सोमेटिक ही बोलते हैं। तो जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है उससे एक न्यू प्लांट क्या होता है, डेवलप हो जाता है, अगर उसे सूटेबल क्या मिले, कंडीशन मिले, क्या मिले, सूटेबल कंडीशन मिले। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। स्टूडेंट्स अभी जो मैंने आपको बताया आलू और जो रोज को काट करके हम लोग बना देते हैं, ठीक है, और साथ में आपका ये जो है लीफ का जो ब्रायोफाइलम है, ये सब नेचुरल है। आर्टिफिशियल भी कुछ होता है, वो हम लैब के अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ आर्टिफिशियल करते कैसे हैं। आर्टिफिशियल में स्टूडेंट्स आपका ग्राफ्टिंग व्राफ्टिंग आता है, क्या आता है, ग्राफ्टिंग, ठीक है। जैसे देखिए हल्का सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे आप अगर आप इसको देख रहे होंगे, ये इसमें एक्चुअली हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम लोग करते हैं। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है, क्या है ये, आर्टिफिशियल है। देखना जैसे इसको देखो, ये प्लांट है, ठीक है, क्या है ये, प्लांट है। तो आप ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे प्लांट है ना, इसका एक छोटा सा जो हिस्सा है उसको हम ला करके सॉइल के अंदर क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर सॉइल लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, सॉइल। अब अभी आप इसको काटना नहीं है, आपका क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे कुछ टाइम में यहाँ पर क्या है ना, रूट्स आने लगेंगी। ये प्लांट है, ये ऊपर जो स्टेम है, स्टेम को ऐसे मोड़ना है और मोड़ करके उसको कहाँ लगा देना है, सॉइल में ऐसे।
तो स्टेम का कुछ जो हिस्सा होगा वो सॉइल में दब जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा एज इट इज है। तो यहाँ से रूट्स जब बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये जो रूट्स हैं वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को देना स्टार्ट कर देंगी। और इसके बाद आप यहाँ से क्या कर दो, स्टेम को कट कर दो। क्या कर दो? कट कर दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोलते हैं। तो ये हमने थोड़ी ना करवाया। अब आप देखो फिर यही जो होगा आपका एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट। तो इसी को आर्टिफिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। ग्राफ्टिंग भी होता है, ठीक है ना। एक पार्ट को काटते हैं, किसी दूसरे प्लांट के पार्ट को काटते हैं और प्लांट में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। क्या है ये सब? आर्टिफिशियल है। लैब के अंदर भी हम लोग क्या कर देते हैं? नए प्लांट्स बना देते हैं। इस पे आपको याद नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है, एक हल्का सा मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई प्लांट है, प्लांट का एक सेल हमने क्या लिया, ये इसमें डाल दिया न्यूट्रिएंट मीडियम में। इसमें न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का मतलब है इसमें सुक्रोज होगा, कार्बन सोर्स, विटामिन होंगे, एमिनो एसिड होंगे, प्रोटीन, ये सारी चीजें होंगी। और इसमें हार्मोन होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या लाएगा? शूट लाएगा। ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। तो पहले तो सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल होगी, पता ही नहीं लगेगा रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, उसको कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस। लेकिन फिर जब आप इसके अंदर हार्मोन डालते हो, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, तो इसके अंदर क्या आने लगता है? रूट्स आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? रूट्स और शूट्स आने लगते हैं। तो देखो एक सेल से आप एक नया प्लांट क्या कर ले रहे हो? पूरा बना ले रहे हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तो ये भी आपका प्लांट प्रोपेगेशन के अंदर ही आता है, प्लांट के पार्ट से ही बन रहा है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये कैसा है? आर्टिफिशियल है। कैसा है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल है।